बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। किसी को अगर बंदूक दे तो वो बैंक लूट लेगा, किसी को अगर बैंक दो तो वो सभी को लूट लेगा। नीरव मोदी ने पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक से पूरे 11,400 करोड़ का घपला किया और लंदन भागा। फिर बारी आई एक सहकारी बैंक की, जिसने 4,355 करोड़ के फर्जी लोन दिए। जब कर्जदार HDIL के घोटाले का खुलासा हुआ तो उसने PMC बैंक को भी अपने साथ खड्डे में घसीटा। इस बार निजी बैंक येस बैंक को खुद को जिंदा रखने के लिए 10,250 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी। जब उनके कई कॉर्पोरेट ऋणदाता, जिसकी बैलेंस शीट के खराब होने के बावजूद भी उन्हें ऋण दिया गया, एक साथ डूब बैठे। किसने भरा ये सब? जी बिल्कुल सही समझे, करदाता, यानी कि हर बार की तरह आप और मैं। 11,400 करोड़ का खड्डा करदाताओं के पैसों ने भरा, क्योंकि सरकार हर पब्लिक सेक्टर बैंक में सभी जमा राशि की गारंटी देती है। वैसे सहकारी और निजी बैंकों में तकनीकी रूप से बैंक और उसके जमाकर्ता को नुकसान उठाना चाहिए, मगर असलियत में ये नहीं होता। यस बैंक के मामले को अगर करीब से देखें तो पता चलेगा कि बैंक की वृद्धि के समय प्रमोटर ने अपनी संपत्ति बढ़ाई, लेकिन जब बेल आउट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी तब कई पब्लिक सेक्टर बैंक SBI के नेतृत्व में उसे 7,000 करोड़ दिए। किसके पैसे? करदाताओं के। SBI को छोड़कर सरकार ने आपके और हमारे पैसों से 18 विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंकों को बार बार पुनर्पूंजीकरण किया। सिर्फ 5 साल की अवधि में 2.5 लाख करोड़ दिए गए, उनकी कुल बाजारी पूंजीकरण से भी ज्यादा। लंबे अरसे से चले आ रहे इस मुद्दे को हल करने की कोशिश में 2002 में सरकार ने सरफरेसी एक्ट के तहत ARC संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का स्थापित किया। इन ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बैंकों से सभी बैड लोन यानी विषाक्त संपत्ति को लेकर पड़ोस के कबाड़ी वाले की तरह जो कुछ भी भाव मिले उसे बेच दिया ताकि कुछ पैसे मिले। ये एक तरीका था बैंक के बही खातों को साफ सुथरा बनाने का, ताकि वे नए सिरे से उधार लेन देन शुरू कर सकें और पुराने कर्जों के बोझ तले दबे न रहें। हुआ क्या? ज्यादा ढुलमुल कर्ज दिए गए, बैड लोन फिर से उभरे और बुक एक बार फिर से जहरीली बनी। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और अर्थव्यवस्था फल फूल रही हो तो कभी कभी संदिग्ध ऋण भी वापस मिल सकते हैं। अगर ना हो तो बैंक के पास एक और तरीका है, जिसे वो पुनर्गठन कहते हैं। बहुत आसान है, पुराने कर्ज को एक नए कर्ज के सामने समायोजित करके खराब ऋण गायब करना, और थोड़े साल बाद जब वसूली का समय आएगा तो वो किसी और की जिम्मेदारी होगी। अफवाहें बताती हैं कि महाराष्ट्र के चीनी उत्पाद इलाकों में इस प्रणाली का कई बार दुरुपयोग किया गया। कहा जाता है कि चीनी कारखानों ने सहकारी बैंकों से भारी उधार लेकर बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों का हवाला देते हुए कर्ज से अपने हाथ उठा लिए, लेकिन हकीकत में चालाकी से उन पैसों का सफाई किया गया। फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर एक नई कंपनी खोलकर नीलामी में सेटिंग करके अपनी पुरानी कंपनी को आधे से भी कम दाम में फिर से खरीदा, साफ सुथरा, बिना किसी कर्ज का। RBI ने लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋणों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया, और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें 80% खाते पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिसे NPA का सबसे ज्यादा खतरा भी है। बैंकिंग प्रणाली का क्लीन अप 2016 में रघुराम राजन के तहत शुरू हुआ, जिसे उर्जित पटेल और वर्तमान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने और आगे बढ़ाया। जब RBI ने सख्त होकर बैंकों के संदेहपूर्ण खातों का छिपाने का अभ्यास बंद किया, दिवालियापन कानून, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड यानी IBC पारित किया गया, जिसे चूकने वाले करदाताओं को या तो भुगतान करने या बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। NCLT के न्यायिक निरीक्षण के तहत इसे खास इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया। IBC की अब तक की सबसे बड़ी सफलता SR स्टील की बिक्री रही है, जिसे ArcelorMittal ने खरीदकर बैंकों को अपने 42,000 करोड़ रुपए के कर्ज में 90% की वसूली दिलाई। दुर्भाग्य से अदालतों के नियुक्त 3,142 दिवालिया समाधान पेशेवर, जो IBC के तहत तनावग्रस्त कंपनियों को सुधारने के प्रभारी हैं, उन्हें धमकी दी गई, झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया, और यहाँ तक कि कईयों को तो प्रमोटरों द्वारा मार भी पड़ी, जो वसूली प्रक्रिया में देरी या बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। RBI ने बैंकों को मजबूर किया ताकि वे संदिग्ध ऋणों को NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में वर्गीकृत करें, यानी जिनके ब्याज भुगतान में 90 दिनों से अधिक की देरी हुई हो। एक और वर्गीकरण बनाया, SMA-1 जिसने ब्याज 31 से 60 दिन तक नहीं चुकाया हो, और SMA-2 जिसकी देरी 60 से 90 दिनों के बीच की गई हो, NPA से एक कदम पहले।
इन सख्त नियमों के कारण अब और भी विशेष रूप से दूसरे लॉकडाउन के बाद आरबीआई को उम्मीद है कि एनपीए में भारी वृद्धि होगी। सितंबर 2020 के 7.5% से बढ़कर सितंबर 2021 में 14.8% तक। कोरोना के बाद उपभोक्ता ऋण और छोटे व्यवसाय के लिए कर्ज जोखिम में होंगे, जहां पहले एनपीए कॉर्पोरेट कर्ज से भरा था। हालांकि बैड बैंक की स्थापना उपभोक्ता ऋण के लिए नहीं बल्कि विषाक्त कॉर्पोरेट ऋणों से निपटने के लिए स्थापित की जा रही है, जिससे करदाताओं के 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहले चरण में आईबीए भारतीय बैंकिंग संगठन ने 500 करोड़ के ऊपर के 102 एनपीए की पहचान की है, जिसका कुल कर्ज 2 लाख करोड़ से अधिक है। ये कर्ज सालों से बैंक के बही खातों में पड़े हैं, लेकिन कर्ज उठाने से पहले बैंक को ऋण के बाल कटवाने होंगे, बैंकिंग व्यापार में जिसे हेयर कट बोला जाता है, ताकि एआरसी विषाक्त संपत्ति को रियायती कीमत पर खरीद सके। आमतौर पर छूट बैंक की किताबों में लिखी कीमत की 40 से 70% होती है। उधार ब्याज का भी लिहाज नहीं किया जाता, एक प्रक्रिया जो वित्त उद्योग में मानवीय प्रणाली है। एक बार जब विषाक्त संपत्ति की मूल्य उचित की जाती है, तब बैड बैंक उसका लगभग 15% कीमत उसी वक्त दे देता है। मगर सरकार एक और पेशकश करने की सोच में। बाकी के लिए क्या सरकार अपनी जबान दे सॉवरेन गारंटी द्वारा? सॉवरेन गारंटी का मतलब करदाता का पैसा, और क्या। लेकिन इतनी छूट देने के बाद भी 29 मौजूदा एआरसी का अनुभव ये रहा है कि वे पूरे कर्ज का सिर्फ 30% औसत वसूली कर पाए, जो एक लाभदायक कार्य नहीं है। एआरसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल तभी सफल हुए जब वे विशेष रूप से हाउसिंग लोन की चूक से निपटने के लिए बनाए गए। घर एक सरल संपत्ति है जिस पर कर्ज मूल्य काफी छोटा रहता है, संपत्ति आंखों से दिखाई देती है और बिक्री के योग्य है। भारत में खराब ऋण मुख्य रूप से अलाभकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डूबने की वजह से हुए, या जहां पिछले ऋणों का पुनर्रचना किया गया, या जहां गबन हुए। मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, इटली, ग्रीस, तुर्की, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया सभी के एआरसी विफल रहे। हालांकि 2008 के एशियाई संकट के बाद मलेशिया के समान दान हरता योजना में कुछ सफलता मिली, जहां उसके खरीदे गए 52.44 बिलियन मलेशियाई रिंगित में से 30.35 बिलियन मलेशियाई रिंगित वसूले। 58% सरकार के पैसों से बनाई कोरियाई एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ने 1957 में तनावग्रस्त संपत्ति खरीदना शुरू किया और 5 वर्षों के भीतर उनमें से 2/3 वसूलने में कामयाब रहे। कैमको की सफलता इस वजह से थी क्योंकि वे खराब ऋणों का बाजार बनाने में सफल हुए। उन्होंने कर्ज को रीपैक करके अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया। 2009 में सिटी होल्डिंग्स ने सिटी ग्रुप की विषाक्त संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर 7 साल की मेहनत के बाद उस पर मुनाफा भी कमाया। हालांकि 2021-22 का केंद्रीय बजट में बैड बैंक के लिए कोई सार्वजनिक धन आवंटित नहीं किया गया। पब्लिक सेक्टर यूनिट के करदाताओं के पैसे ही इस एआरसी को दिए जाएंगे। इसी तरह से करदाताओं के हजारों करोड़ों रुपए एयर इंडिया और अन्य घाटों में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों में डाले गए। सरकार ने फिर पीएसयू बैंकों को एक दूसरे से विलय किया, इस उम्मीद से कि इकट्ठा वे मजबूत होंगे। पहले विजया और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में सम्मिलित हुए। फिर पिछले साल 10 और पीएसयू बैंकों का विलय हुआ, जिसमें अब कुल 12 पीएसयू बैंक ही बचे। लेकिन बैड लोन का बोझा तब भी कम नहीं हुआ। आईबीसी के तहत कुल 1942 मामलों में से जो कि 8% हल हुए हैं, उसमें 43.5% की अच्छी वसूली दर देखी गई। सिस्टम को साफ करने में भारत की नियत को देखते हुए वैकल्पिक निवेश फंड एआईएफ, हेज फंड और अंतर्राष्ट्रीय निजी उद्यम पूंजी आकर्षित हो रहे हैं। विरल आचार्य और रघुराम राजन, क्रमशः डिप्टी और गवर्नर आरबीआई, दोनों ने सदियों पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करने का तर्क दिया। भारत को बैड लोन से बचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, जहां एक सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री कॉर्पोरेट ऋण मांगने वालों की सही वित्तीय इरादों की पुष्टि कर सके, जैसे कि सिबिल निजी व्यक्तियों के लिए करते हैं। ऐसा करने से जो प्रबंधक बैड बैंक चलाने की जिम्मेदारी लेंगे, उनके सिर पर जो जागरूकता एजेंसियों की तलवार हमेशा रहती है, उसकी न रहने की वजह से वे खुलकर फैसला लेने से डरेंगे नहीं। अगर इन प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू नहीं किया जाता तो एक बार फिर नए एनपीए पैदा होंगे, जिससे सफाई प्रक्रिया को दोबारा करना पड़ेगा और करदाताओं के और पैसों की बर्बादी होगी। अफसोस, जिन बैंकरों ने हमारी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे फेंक दिया, वे अब तक आजाद हैं। बिस्बो की शायरी। साफ सफाई के खेल में बैंकों में फरेब, खाली जिसमें हो रही करदाता की जेब। एक ऋण पे दूजा ऋण, हेरा फेरी खेल। बिस्बो पूछे सिस्टम क्यों हो जाता है फेल।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।